सुनो एक बात। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि झूठ की बुनियाद हमेशा रेत की होती है, चाहे वो 1 इंच का हो या 1 गज का। एक दिन तूफान जरूर आता है और वो बुनियाद बह जाती है। मगर उस दिन मैंने उस सबक को अपनी जिल्द पर, अपनी आंखों के सामने महसूस किया। वो दिन जब मेरे अपने ही हाथों से बुना हुआ एक झूठ मेरे चारों तरफ आग लगाकर रह गया और मैं देखता रह गया, बस देखता रह गया। ये कोई आजकल की बात नहीं, ये वो जमाना था जब गांव की हर गली में इंसानों के कदम होते थे, गाड़ियों के नहीं। हमारी दुनिया बस हमारे गांव, खेतों और उस करीबी बाजार तक थी जहां महीने में 1 दफा जाना होता था। मेरा नाम हसन है और मैं अपने अब्बा जी एक किसान के यहाँ पैदा हुआ। हमारे घर में 3 बेटे थे और मैं सबसे बड़ा। हमारी सबसे बड़ी दौलत थी हमारा नाम, हमारी ईमानदारी। गांव का हर बच्चा, हर बूढ़ा हमारे घर को अमीन के घर के नाम से जानता था। मेरे अब्बा जी का एक ही उसूल था, बेटा हमारे पास कुछ भी ना हो, मिट्टी के बर्तन हो या फटे हुए कपड़े, मगर हमारे मुंह से निकले हुए अल्फाज सोने से भी ज्यादा खालिस होने चाहिए। एक ऐसी ही सुबह थी। अब्बा जी ने मुझे और मेरे छोटे भाई अहमद को बुलाया। हाथ में 2 थैले थे, एक में गंदम के सफ़ेद आटे की बोरी थी, दूसरे में चावल। वो बहुत कीमती थे, पूरे मौसम की मेहनत का नतीजा। उन्होंने कहा, बेटा ये ले जाओ, बाजार में हाजी साहब की दुकान पर, वो हमारे पुराने खैरख्वाह हैं, उन्हें दे आओ और उनसे हमारे लिए ज़रूरी नमक और हल्दी ले आना। रास्ता सीधा है, कोई गड़बड़ न करना। अहमद छोटा था। मैंने कहा, अब्बा मैं अकेला ही चला जाऊंगा, अहमद घर पर रहे। अब्बा जी ने हाँ कर दी। मैंने वो कीमती बोरियां उठाईं और गांव से निकल पड़ा। रास्ता कुछ सुनसान था, दरमियान में एक बड़ा सा आम का बाग था। गर्मी थी, चलना मुश्किल हो रहा था। मैंने सोचा जरा इस दरख्त के नीचे साया में बैठकर सांस तो ले लूं। यही वो जगह थी जहां मेरी आजमाइश शुरू हुई। मैं दरख्त के नीचे बैठा हुआ था कि कुछ लड़के जो शहर से आए हुए मेहमान लग रहे थे वहां से गुजरे। उन्होंने मुझे देखा, मेरी सादा सी पोशाक देखी और मेरे पास रुक गए। उनके कपड़े चमकदार थे, बातों में शहर की रौनक थी। उनमें से एक, जिसका नाम बाद में पता चला शहजाद था, बोला, अरे भाई ये क्या उठाए फिर रहे हो? मैंने मासूमियत से कहा, गंदम और चावल हैं, बाजार लेकर जा रहा हूँ। शहजाद ने एक चालाक मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे ये तो बहुत मामूली सा है, हम तो सोने चांदी की बात करते हैं। तुम्हें पता है हमने कल कितना कमाया, एक हीरे की तिजारत से। वो बातें करने लगे, शहर की रंगीनियों के किस्से, पैसे कमाने के आसान तरीके। मेरा दिल चाहने लगा कि काश मैं भी ऐसा ही कुछ कर सकूं, मैं भी ऐसी ही शानो शौकत से बात कर सकूं। फिर शहजाद ने अचानक पूछा, तुम्हारा नाम क्या है भाई? एक लम्हे के लिए मेरा दिल धड़का। मेरा नाम? अगर मैं अपना असल नाम बता दूं तो ये लोग मुझे एक गरीब किसान का बेटा ही समझेंगे। इनकी नजरों में मेरी कोई वक़्त नहीं होगी। इस खौफ, इस एहसास कमतरी ने मुझ पर एक जादू सा कर दिया। मेरे मुंह से खुद ब खुद अल्फाज निकल रहे। मैंने गर्दन ऊंची करके कहा, मेरा नाम मोहम्मद आजम है और ये सामान ये तो कुछ भी नहीं। मेरे अब्बा वो बड़े ताजिर हैं, शहर में हमारे कारोबार हैं। ये तो मैंने महज तफरीह के लिए गांव के खेत देखने आया हूँ। जैसे ही ये झूठ मैंने बोला, ऐसा लगा जैसे वक्त थम सा गया हो। शहजाद की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने कहा, वाह, तो फिर तो आप हमारे ही जैसे हैं। चलिए आप हमारे साथ, आज हम आपकी मिजाज परसी करते हैं। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, मुझे बाजार जाना है। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी, झूठ ने अपनी जड़ें फैला ली थीं। शहजाद ने इसरार किया, अरे बाजार कौन जाता है, हम आपको शहर ले चलते हैं, बहुत मजा आएगा, और ये बोरियां यहीं किसी अमानतदार के पास रखवा देते हैं। अहमकाना फख्र और अपने ही बनाए हुए झूठ में फंसकर मैंने हाँ कर दी। मैंने वो बोरियां उस आम के बाग के मालिक एक बूढ़े शख्स के पास रखवाईं, जो मेरे अब्बा जी को जानता था। मैंने उसे बताया, चचा मैं अब्बा जी का एक काम करके फौरन वापस आता हूँ। शहजाद और उसके साथी मुझे एक छोटे से शहर में ले गए। वहाँ ना कोई कारोबार था, ना कोई हीरा। वो एक जुआ खाने में ले गए। चमक दमक, पैसे की आवाज़, सब कुछ नया था। पहले तो उन्होंने मुझे खेलने के लिए कुछ पैसे दिए। थोड़ी देर में जीत होने लगी। मेरा हौसला बढ़ गया, लगा जैसे यही तो आसान रास्ता है दौलत कमाने का। फिर जीतना बंद हो गया, हार शुरू हुई।
शहजाद ने कहा, कोई बात नहीं आजम साहब, आप तो बड़े ताजिर हैं, यहाँ जरा सी रकम का क्या है, कर्ज ले लो, अगले ही पले में सब वापस मिल जाएगा। मैं अपनी ही झूठ में इस कदर फंस चुका था कि मैंने कर्ज ले लिया। कर्जा देने वाले साहूकार की आंखें मैं कभी नहीं भूल सकता। वो सांप की तरह ठंडी और चमकदार थीं। और फिर सब कुछ खत्म हो गया। वो सारा पैसा जो मैंने कर्ज लिया था हवा हो गया। सहमी हुई हालत में मैंने कहा, मैं अब चलूं, मेरा घर दूर है। शहजाद अचानक गंभीर हो गया। जाना है, पहले हमारा कर्ज चुकाओ मोहम्मद आजम साहब, उसने मेरे झूठे ही नाम से पुकारा। मैं गिड़गिड़ाया, मेरे पास अभी नहीं है, कल दे दूंगा। साहूकार बोला, ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलते हैं, तुम्हारे बड़े ताजिर बाप से ले लेंगे। दिल डूबता जा रहा था। वो लोग मेरे पीछे पीछे गांव तक आए। जैसे ही हमारी वो कच्ची ईंटों वाली कोठरी नजर आई, शहजाद का चेहरा बदल गया। साहूकार ने गांव के लोगों से, मेरे ही दोस्तों से पूछा, ये मोहम्मद आजम का घर कौन सा है? यहाँ कोई बड़ा ताजर रहता है? सबने हैरत से कहा, यहाँ कोई मोहम्मद आजम नहीं रहता, ये तो हसन का घर है, उसके अब्बा एक किसान है। उस वक्त जमीन फटकर मुझे निगल जाए तो बेहतर था। शहजाद ने मुझे गुस्से से धक्का दिया, तो तुमने हमें धोखा दिया, तुमने झूठा नाम बताया, झूठा दावा किया। उन्होंने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। मेरे अब्बाजी दरवाजा खोलकर बाहर आए। उनके चेहरे पर सादगी और तशवीश थी। उन्होंने मुझे देखा, मेरी शर्मिंदा सूरत देखी और फिर उन सख्त चेहरे वालों को देखा। साहूकार ने डांट कर कहा, तुम्हारे बेटे ने हमारे पैसे जुए में गंवा दिए हैं, कर्जा है, अब फौरन अदा करो। मेरे अब्बाजी का चेहरा फौरन जर्द पड़ गया। उन्होंने हैरत से मेरी तरफ देखा। हसन, ये सच है? तुम जुआ खेलने गए थे और तुमने अपना नाम तक झूठ बोला? मैं अपनी ही शर्मिंदगी में डूबा हुआ आंसुओं के साथ सारी कहानी सुनाई। गंदुम और चावल की बोरियों का जिक्र आया। अब्बाजी की आंखें बंद हो गईं। उन्होंने एक गहरा टूटा हुआ सांस लिया, फिर वो अंदर गए। वो एक पुराना थैला लेकर आए जिसमें हमारे घर की सारी बचत थी। वो रकम जो मेरी बहन की शादी के लिए, अहमद की तालीम के लिए, घर की मरम्मत के लिए थी। उन्होंने वो सारे पैसे एक एक करके साहूकार के हाथ पर रख दिए। हर सिक्के के साथ मेरी दुनिया तारीक होती चली गई। साहूकार चले गए। दरवाजे के बाहर पूरा गांव जमा था। वो लोग जिनकी नज़रों में कल तक हमारा घर अमीन का घर था, आज उन्हीं की नज़रों में मेरी सारी उम्र की रुसवाई थी। अब्बा जी ने दरवाज़ा बंद किया। वो मेरे सामने खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, वहाँ एक ऐसा दुख था, एक ऐसी मायूसी थी जिसे मैं कभी बयान नहीं कर सकता। वो बोला, बेटा, झूठ ने क्या किया? इसने ना सिर्फ हमारा पैसा, हमारी बचत निगल ली, इसने हमारे नाम को, हमारी ईमानदारी की मीरास को, जो हमारे आबाओ अजदाद से चली आ रही थी, खाक में मिला दिया। तुमने जो बोरियां अमानत रखी थीं, वो भी गायब हैं। बूढ़ा बागबान बीमार पड़ गया था और किसी ने चुरा ली। आज हमारे पास ना रोटी के लिए आटा है, ना सरमाया है, ना वो इज्जत है जो हमारी पहचान थी। और फिर उसने वो जुमला कहा जो आज तक मेरी रूह में घर कर गया है, तुमने अपने लिए कुछ नहीं खोया हसन, तुमने तो हम सब की आंखों का नूर छीन लिया। अगले कई महीने वो जहन्नम थे। घर में खामोशी थी। बहन की शादी मुलतवी हो गई, अहमद की पढ़ाई रुक गई। मैं हर सुबह उठता, अपने हाथों को देखता जो झूठ बोलने वाले थे और खुद से नफरत करता। मैं खेतों में काम करता, दिन रात मेहनत करता, मगर मेरे दिल का बोझ हल्का ना होता। फिर एक दिन अब्बा जी ने मुझे फिर अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, हसन, झूठ ने तबाही तो मचाई है, मगर इससे बड़ा झूठ ये होगा कि हम इस तबाही से कुछ न सीखें। तुम्हारी सजा तुम्हारे अंदर है, वो काफी है। अब उठो। सच्चाई का रास्ता साफ करने का एक ही तरीका है, सच्चाई। उन्होंने मुझे गांव के चौधरी साहब के पास ले जाकर पूरे मजमे के सामने मेरा झूठ और मेरी गलती का एतराफ़ कराया। मैंने हर एक से माफ़ी मांगी। मैंने उस साहूकार के पास जाकर एक मजदूर की तरह काम करके आहिस्ता आहिस्ता हर पैसा वापस चुकाने का वादा किया और फिर मैंने कर दिखाया। सालों लग गए, हमारी इज्जत वापस आई, मगर वो पहले जैसी नहीं थी। वो एक नई इज्जत थी जिसकी बुनियाद निदामत, मेहनत और सब्र पर थी। तो मेरी जिंदगी का ये सबक है दोस्तों,
झूठ एक कर्ज है, एक ऐसा कर्ज जिसकी सूद समेत अदायगी आपको हर हाल में करनी पड़ती है। वो आपकी नींद चुरा लेता है, आपके चेहरे की रोशनी मिटा देता है और आपकी आवाज में कांपन पैदा कर देता है। और सबसे बढ़कर वो आपको अपने आप से, अपने खानदान से और रब की नज़र में गैर महफूज कर देता है। आज अगर आप भी किसी छोटे से झूठ में फंसे हुए हैं, कोई दावा कर बैठे हैं जो आपका नहीं, कोई बात छुपा रहे हैं, तो बराए मेहरबानी मेरे इस जख्म से सबक लें, इसे रोक दें, एतराफ़ कर दें, क्योंकि सच का एक कड़वा लम्हा झूठ की एक मीठी जिंदगी से कहीं बेहतर है। झूठ तबाह करता है, मगर सच वही आपको दोबारा तामीर कर सकता है, चाहे उसमें उम्रें लग जाएं। खुदा हाफिज और अपने अल्फाज को सच्चाई से सवार कर रखें।